नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी एग्जाम 2024 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। लगभग 6 पेपर हुए थे 6 शिफ्टों के अंदर, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। सीईटी जो 12वीं लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल पर एग्जाम करवाया जाता है उसके हम पेपर हल करने वाले हैं। तो सभी पेपरों को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से और अच्छे तरीके से स्लो करेंगे। तो नए विद्यार्थी जो है उनके लिए ये नई रणनीति है कि आप ओल्ड पेपर यानी ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर अच्छे तरीके से आगामी तैयारी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ें। लगभग ये 200 से 300 प्रश्न है और ये 200 से 300 प्रश्न जीके के हैं। तो आपके आगामी जो एग्जाम है 12वीं बेस का, आपको हूबहू यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोबारा प्रश्न ये सेम रिपीट होंगे क्योंकि इन्होंने प्रत्येक टॉपिक से लगभग क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें और पूरे पेपर में अच्छे तरीके से जीके के और इंडिया जीके के जो प्रश्न है, राजस्थान जीके और इंडिया जीके के जो भी प्रश्न इसमें डाले गए हैं उनकी हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो अच्छे तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें और देखें कि किस प्रकार से कितने टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी हिसाब से आप तैयारी करें। तो 12वीं लेवल के जो 2024 के अंदर एग्जाम हुए थे 6 शिफ्टों के अंदर, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं। तो मैंने इनमें क्या है जीके के प्रश्न निकाले हैं जो भी जीके के पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट का था ये, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है। जो 12वीं लेवल एग्जाम की छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस प्रकार के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये है अपने तिरुवनंतपुरम के अंदर। ये याद रखना है, तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरल के अंदर है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बी नंबर तिरुवनंतपुरम के अंदर है, यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, बिछियो, लालर, नोखिला, शिखर राजस्थान के क्या है। लोकनाट्य, लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र। ये सारे के सारे सीईटी एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्या है, लोकगीत है, याद रख लेना। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र गीत है। एक और पूछा जाता है माच्छर, तो माच्छर भी क्या है, एक लोकगीत है। और शिकार भी क्या है, एक लोकगीत है। तो ये सारे लोकगीत याद रखने हैं। बिच्छू है, लालर है, नोखिला है, शिखर है, माच्छर है, ये सब के सब क्या है, लोकगीत है, मेवाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो वो हो जाएंगे गोगा जी। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पेंगोंग तत्सो झील ये पूछी गई थी। पेंगोंग तत्सो झील, क्योंकि भारत के कुछ टॉपिक हैं जिसमें एक तो आपको भौतिक प्रदेश अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जहाँ पे जो आपको हिमालय है, श्रृंखलाएं हैं वो पढ़ लेनी है। दूसरा, नदियाँ टॉपिक दिए अब की बार, और झीलें अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। बांध आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। सागर आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। एक टॉपिक है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। इतने टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ने, और इतने ही टॉपिक है सीटी के अंदर। तो भौतिक प्रदेश और नदियाँ और झीलें ये अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे पिछली बार पूछा गया था, लगभग ये झीलें वापिस आ जाएंगी। पेंगोंग तत्सो झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है, तो ये आपको झील बतानी है। ठीक है, तो ये झील आपको बतानी है 39 नंबर प्रश्न की। तो ये है कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंदर की ये झील है। ठीक है, पेंगोंग तत्सो झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। और ये याद रख लेना किस प्रकार की झील है, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायती राज जो है अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, एक प्रश्न पक्का आएगा पंचायती राज से संबंधित। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो वो कब दिया गया था, वो दिया गया था अपने 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित यानी स्थानीय स्वशासन निकाय से है 73वां संविधान संशोधन 1992, ये याद रखना है। ठीक है, और ग्राम सभा का उल्लेख कहाँ पे है, 243 के अंदर, अनुच्छेद 243 के अंदर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है 72वां, तो 72वां जो है संविधान संशोधन 1992 है, इसके अंदर दिया हुआ है त्रिपुरा विधानसभा में एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण से संबंधित अस्थायी प्रावधान इस 72 के अंदर है। उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये है अपने नगर पालिकाओं से संबंधित, शहरी स्थानीय निकायों से। ठीक है, वो था 73वां ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित, ये है शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं से संबंधित, यानी अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जड जी तक 12वीं अनुसूची के अंदर है। ठीक है, और ये 11वीं अनुसूची के अंदर। तो ये जो ग्राम सभा का उल्लेख आपको पता है 73वां आ जाएगा। अगला प्रश्न बनता है हमारे पास, राजस्थान राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है। तो राजस्थान की पॉलिटी के अंदर इस प्रकार, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, ये आपको
मेन टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, राष्ट्रपति। कौन करता है, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? तो कहाँ से शुरू होती है ये होती है हम भारत के लोग। ठीक है, प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी, तो हम भारत के लोग। तो ये सभी टेस्ट किस में डालने में मिलेंगे आपको? प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको जो है CET 10+2 लेवल 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 1, 2 और 3 टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। धीरे धीरे 10 टेस्ट टोटल अपलोड हो जाएंगे और मंथ की जो करंट की PDF है इंडिया की, वो आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी। इसका प्रिंट निकाल सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये 10 मॉडल पेपर अच्छे तरीके से करो। इसमें आपको जो मिलने वाला है वो 120 क्वेश्चन मिलेंगे। 120 क्वेश्चन मिलेंगे 240 अंक के, हूबहू जैसे पिछली बार CET के एग्जाम में आए थे उसी प्रकार मैंने सारे के सारे एक एक टॉपिक से जो नया सिलेबस जारी हुआ है उस सिलेबस के हिसाब से मैंने एक एक क्वेश्चन डाला है, ताकि आपका क्वेश्चन बाहर न जाए और आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। इसमें सेम वही 1/3 नेगेटिव मैंने रखी है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आप देख सकते हो कि आपके 120 में से कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो जरूर ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको CET टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मात्र 50 रुपये में। ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है और मटेरियल ज़्यादा मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज जरूर करें। और नवीनतम जो RSS भी जिस प्रकार पेपर ले रही है उसी प्रकार हमने टेस्ट तैयार किए हैं। ठीक है, तो जरूर लें, अच्छे तरीके से तैयारी करें जो 12वीं लेवल के साथी हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, ये करता है राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग कौन है? RPSC। ठीक है, RPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भी राज्यपाल करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, फड़ कलाकार श्री लालजी जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन हमें अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारा। तो ये है अपने भीलवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से है? भीलवाड़ा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संत सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भक्त आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद में यह भी सही है, अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्यों का निर्माण करना, यह भी सही है। उन्होंने संत सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की, ये गलत है। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी पर बिल्कुल ये संत सभा की बैठकें नहीं की थी। तो इसमें डी नंबर जो है हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? भी जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। ठीक है, मांड या वल्ल प्रदेश इसे कहा जाता है जैसलमेर को। हड़ौती, कोटा, बूंदी वाला क्षेत्र आ जाएगा, कोटा और बूंदी वाला। शेखावटी के अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू वो आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 52 नंबर पूछा गया था, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। उपोष्ण कटिबंधीय, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि उपोष्ण कटिबंधीय 2 प्रकार के होते हैं पर्वतीय वन, एक तो सदाबहार वन और एक है पर्णपाती वन। दोनों याद रखने, और 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और पर्वतीय वन भी 2 प्रकार के होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय 2 प्रकार के होते हैं अपने, सदाबहार और पर्णपाती वन। यह केवल वन राजस्थान के उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में पाए जाते हैं, गलत है ये। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, ये भी सही है। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान के माउंट आबू है, सिरोही है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन ये केवल इसने कहा राजस्थान और यूपी में पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। ये सारे पाए जाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, पश्चिमी घाट है, असम है, दक्कन का पठार है, यूपी, बिहार, तो सारे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्र है? तो क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा। 40% यहाँ पे जनसंख्या है, 61% ये जनसंख्या क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या 40% निवास करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं? लगभग 96 से 97 हैं।
और 2 नंबर आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, साथ में हम करंट को भी लेकर चलेंगे। तो 2 नंबर पर पूछे कि सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर है, 46 है, पता नहीं 47 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हिमालयन यू टेक्सस वोलिचियाना क्या है ये इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये है एक औषधीय वृक्ष है। क्या है? औषधीय वृक्ष माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पे है? तो ये है अभी किशनगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? किशनगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारे पास 60। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? ये किया गया था 11 अक्टूबर 2022 को। 11 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न है, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उसे कहा जाता था, उसे किस दुर्ग के नाम से जाना जाता था? उसे सैन्य दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो कुछ क्वेश्चन आसान है। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो ये तो आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। आहड़ सभ्यता का। किसके अंदर? आहड़ सभ्यता के अंदर। अगला प्रश्न है, कर्पूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? कर्पूर चंद कुलिस ये किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? भी दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, राजस्थान केसरी और राजस्थान पत्रिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का अपना हो जाएगा डी, राजस्थान पत्रिका के। ठीक है, किसके? राजस्थान पत्रिका के। दैनिक जागरण से आपसे पूछा जाए तो श्री पूर्ण चंद्र गुप्त थे। श्री पूर्ण चंद्र गुप्त थे। और पंजाब केसरी के लाला लाजपत राय भी थे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और एक पंजाब केसरी लाला जगत नारायण के रूप में थे, जिन्होंने हिंदी समाचार पत्र निकाला था। राजस्थान केसरी आप जानते हो, विजय सिंह पथिक। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? देखिए, प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 65 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है तो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना, ये क्या है? उल्लंघन है। ठीक है, अगला प्रश्न, फसलों को सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनना है। तो इसमें बताना है कि गेहूं रबी, सोनारा चावल रबी, बासमती, मक्का रबी, विजय चावल खरीफ, शक्ति। तो इनकी जो किसमें बतानी है, कौन सी किससे मेल खाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेल चुनिए। तो सही होगा गेहूं रबी की फसल है, और सोनारा इसकी, ये मक्का रबी की फसल नहीं है, चावल भी नहीं है, चावल है लेकिन ये बासमती चावल रबी की फसल नहीं है, चावल खरीफ की फसल है। तो ये सारे गलत हो जाएंगे, तो इसमें 1 नंबर होगा। ठीक है, एक तो याद रखना, गेहूं सबसे पहले रबी की फसल है, और इसकी किस्म है सोनारा। किस्म है सोनारा। अगला प्रश्न 79, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया है? तो इसने सरकार ने कोटा और शुल्क दोनों का उपयोग किया है भी। ठीक है, आयात से बचने के लिए। दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलियारा की खोज भारत के किस राज्य में की गई? तो 88 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, भी देख लो। राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। सतपुड़ा जो है ये गलत है, यहाँ पे नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। तो सतपुड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पे नहीं है अभी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र बेमेल देखिए, नीलगिरी जो है कर्नाटक केरल के अंदर है, क्या ये बिल्कुल सही है? प्रश्न नंबर हम बात कर रहे हैं 93 की। ठीक है, ये सही है। इसमें बेमेल गलत बताना है। थार रेगिस्तान राजस्थान में है, कान्हा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, मानस असम में है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कान्हा वाला सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। ठीक है, बाकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वीभ्रंश घाटी का निर्माण करती है? वीभ्रंश घाटी का निर्माण करती है, कौन सी नदी? वीभ्रंश घाटी, तो वो हो जाएगी नर्मदा। नर्मदा ना आए तो ताप्ती नदी है, दामोदर नदी है, वो भी क्या है? वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। फिर अगला है,
नमचा बरवा शिखर या नामचा बरवा शिखर हिमालय जो है कहाँ पे है? नामचा जो वो है ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, याद रख लेना भी, ठीक है। नमचा बरवा शिखर हिमालय है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये आपको पता है। अगला प्रश्न है माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? दो राज्य कौन से हैं जिनका संयुक्त उपक्रम है? तो ये हो जाएगी राजस्थान और गुजरात की है माही बजाज सागर परियोजना। अगला प्रश्न है जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन पोटास और लोहा तत्व की कमी होती है। सबसे पहला तो देखो इसमें दोनों गलत हैं। जलोढ़ मृदा पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा भी। किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था और त्रिस्तरीय प्रणाली को का उद्घाटन किया था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें निहित है? कल्याणकारी राज्य का तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर है भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, यह प्रश्न बहुत बार आता है और एग्जाम में पक्का आएगा। अप्रैल तो 24 अप्रैल है भी, डेट भी याद रखें 24 अप्रैल 1994 को। इसी 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? पंचायती राज दिवस भी बनाया जाता है, तो ये भी याद रख लेना कहीं पूछा जाए तो पंचायती राज दिवस बनाया जाता है 24 अप्रैल को और 1994 को जो है ये अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 25 नंबर कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? कच्छी घोड़ी नृत्य है विवाह से संबंधित, ये प्रश्न बार बार आते हैं भी। कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न संतों की जीवन वृतांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है वो क्या कहलाती है? यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न है पर्ची, उन्हें क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है। विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ था? तो अब की बार विश्व के कुछ टॉपिक नहीं डाले गए हैं, तो विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भारत के अंदर, तो इसलिए ये रिलेटेड पूछ लिया गया, तो ये प्रश्न दोबारा आ सकता है अभी। अगला प्रश्न देखिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है? अभी भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है? सीईटी 12वीं लेवल में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न टोर ब्लॉक पर्वत भ्रंश घाटियां नगन चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्न में से किस क्षेत्र की भू आकृतियां विशेषताएं हैं? तो भौतिक प्रदेश को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और पढ़ना कहाँ से है? एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। एक तो कक्षा 9 की बुक है, बहुत अच्छी बुक है ज्योग्राफी की, और दूसरा कक्षा 12 की बुक है। इन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, भारत का जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो टोर ब्लॉक पर्वत भ्रंश घाटियां नगन चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्न में से किस क्षेत्र की भूआकृति विशेषता है? तो ये हो जाएगा अपने भारत का प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ये विशेषता पाई जाती है। अगला प्रश्न 40 नंबर निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाता है, आरपीएससी हमने बात की, और विश्वविद्यालय के कुलपति भी। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास 41 नंबर भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं? यानी अनुच्छेद 323 कहता है कि जो भी राज्य आरपीएससी अपना काम करती है वो प्रतिवर्ष किसको अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी? तो 41 नंबर का आंसर होगा बी, राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? बड़ा गजब का प्रश्न और ये बार बार प्रश्न आता है, तो अनुच्छेद 167 हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के सीएम के कर्तव्य किसमें है? 167 के अंदर कर्तव्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? बड़ा गजब का प्रश्न है, तो 1 नंबर श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री के राधाकृष्णन, ये याद रखना है आपको, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव। अगला प्रश्न
मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब बनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब बनाया गया? ये 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? कावड़ कला से। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? तो मत्स्य संघ की बात आ रही है और प्रथम चरण की बात आ रही है, तो किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? यह किया गया था श्री शोभाराम मंत्रिमंडल के नेतृत्व में गठित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवारा, फिर बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो, जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर, जिसे पहले मारू कहा जाता था। और ये जो जीके हैं ये लगभग इसने जो आरबीएससी 6 से 12 की बुक है उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बांस का जंगल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, बम्बो फॉरेस्ट जिसे कहते हैं बांस का जंगल, ये है अपने बांसवाड़ा के अंदर, याद रख लेना भी। ठीक है, 100 द्वीपों का शहर इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। अगला प्रश्न, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 10.4%। देखो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 12वीं लेवल है तो 12वीं लेवल पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप कुछ विद्यार्थी जो पहले से तैयारी करें तो उनको लगेगा सर ये तो बहुत सरल पेपर आते हैं, तो 12वीं लेवल पर इसी प्रकार का पेपर आएगा। रोजवुड, महोगनी, एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाया जाता है? ये सारे के सारे एनसीईआरटी मैटर उठाया इन्होंने 12वीं लेवल का ही। ठीक है, क्योंकि उनका पढ़ा हुआ होता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र पाए जाते हैं। रोजवुड, महोगनी, एबनी प्रजाति के पेड़ निम्न में से किस वन के क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटित दिया गया था? तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, पावर। ठीक है, अधिक क्षेत्र। अगला प्रश्न 61 नंबर, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन बताना है। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल सही है। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई। यह हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पे है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। अगला प्रश्न, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो बना था राणा विक्रमादित्य। कौन बना? राणा विक्रमादित्य। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बड़ा गजब का प्रश्न है अभी। पहली महिला अध्यक्ष थी कांता भटनागर। कौन थी? कांता भटनागर। पूछा क्या है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग की। अगला प्रश्न, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सा है? सबसे उच्चतम निकाय 65 नंबर का आंसर होगा बी, सरकारी सचिवालय भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोपरने कोट्टई संगम युग स्थल किस राज्य में स्थित है? पोपरने कोट्टई संगम ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पूछा है तो ये हो जाएंगे आम और नीम हो जाएंगे भी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? ठीक है, राज्य पुष्प भी और इमारती लकड़ी भी प्राप्त करता है, तो रोहिड़ा हो जाएगा। कौन सा? रोहिड़ा भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है तो वो हो जाएगा बड़ला सोलर पार्क। ठीक है, बड़ला सोलर पार्क सबसे बड़ा है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? ये की गई 1961 में। ये बहुत बार प्रश्न आता है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था? तो किसके कारण आया था? जवाहर सागर बांध परियोजना के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर, सूची को मिलान करना है। सरिस्का है, अलवर के अंदर है, सही है।
माउंट आबू सिरोही के अंदर है, कैला देवी करौली के अंदर है, और दर्रा जो है कोटा के अंदर है। तो देखिए ए का एक यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा हमें माउंट आबू दर्रा कोटा सी हो जाएगा, दो का बी का दो हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया? तो चंबल नदी पर है, और ये गांधी सागर एकमात्र एमपी के अंदर बना हुआ है, इस चंबल नदी पर, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमरकटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल अपवाह तंत्र प्रतिरूप का उदाहरण है? 102 का आंसर हो जाएगा डी, अरिये। ठीक है, ये प्रश्न एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सारे के सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? कौन सा पर्वत शिखर भारत में है? तो माउंट कामेट, बाकी सारे नेपाल के अंदर है भी। अगला प्रश्न देखिए, बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? बोरला नामक आभूषण पहनती है सिर पर। ठीक है, ये याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर सबसे अधिक है तो वो हो जाएगी कोटा की। किसकी है? कोटा की। अगला प्रश्न है 106 नंबर, देखिए थोड़ा सा बड़ा है। लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। तो अपने पास 106 नंबर का आंसर होगा कथन एक और दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो याद रखना, लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य दक्षिणी भाग और राजसमंद में पाई जाती है, और इसका जो लाल रंग होता है वो लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न 112 नंबर, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन बताना है। अशोक मेहता जो समिति गठित की गई थी उसका एक कथन इसमें गलत है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना, यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर, पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों के प्रत्येक स्तर पर भागीदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाएगा, ये इसमें बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो चुनाव है वो 6 माह के अंदर कराने की बात कही थी। तो ये याद रखना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था इन्होंने रखी थी, एक तो जिला परिषद पर और दूसरा मंडल पंचायत पर। ठीक है, मंडल पंचायत पर 15,000 आबादी, लगभग 15,000 जिला स्तर परिषद पर और 20,000 आबादी मंडल स्तर पर, ग्राम स्तर पर। दो इन्होंने व्यवस्था का सुझाव दिया था, और यहाँ पे 6 माह की। तो ये इसमें आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है? यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अपने आयरलैंड से लिए गए, ये याद रखना है, एक प्रश्न पक्का यहाँ से आएगा आपका। तो आयरलैंड से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है तो बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर यानी सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। भी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत 1 वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2। ठीक है, 1 वर्ष में आयोजित होती है तो ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम होगी 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? तो वो हो जाएगा सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है श्री गंगानगर जिले के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है, 1 नंबर प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डिजिलॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? डिजिलॉकर जो है, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डिजिलॉकर के ऊपर अपलोड है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा ये डिजिलॉकर ऐप स्टार्ट किया गया था। तो ये याद रखना आपको। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये है रावतबाटा, और ये रावतबाटा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? तो कितना होगा? 10वां भाग। कितना कोरम होगा न्यूनतम? 10वां भाग। तो पंचायती राज को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पक्के आएंगे, लगभग ये सेम रिपीट हो जाएंगे।
राजस्थान संघ यानी वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ था? जो वर्तमान राजस्थान है इसका दूसरा चरण, ठीक है, तो दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो क्या कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। कितना है? 17 है भी, ठीक है, तो याद रख लेना जैसलमेर का सबसे कम जनसंख्या है घनत्व है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का। अगला प्रश्न है राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह मृदा राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल और इसका गठन जो है मुलायम दोमट है। यह एक उपजाऊ मृदा है। इस मृदा में नाइट्रोजन की प्राप्त मात्रा होती है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, प्राप्त मात्रा नहीं पाई जाती है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी? तो ये करंट का वैसे था, लेकिन इसका आंसर होगा सी, फिलीपींस को सौंपी थी भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपीपी का अर्थ क्या है? ये अर्थव्यवस्था के प्रश्न है, लेकिन अब की बार इसमें हटा दिए गए हैं भारत के, ठीक है। तो सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपी का अर्थ क्या है? अर्थ क्या हो जाएगा इसका? क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, तो क्रय शक्ति क्षमता हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी? अग्निपथ योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी तो 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सी परियोजना है? माही बजाज सागर बांध परियोजना क्या करती है? जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी है? तो आपको अच्छी तरीके से पता है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज गति की ट्रेन है। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 के अंदर, ठीक है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? एक टॉपिक जोड़ा हुआ है संविधान से संबंधित, जिसमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये कुछ टॉपिक है जो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो कौन सा एक मुख्य विशेषता इसमें नहीं है? सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। किस प्रकार की है? इकहरी नागरिकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? जो भारतीय संविधान बना उसका हिंदी जो सुलेखन किया था वो किसने किया था? बसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। सोला नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? सोला नामक जो वन है शीतोष्ण, वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तमिलनाडु के अंदर, याद रख लेना, 16 तमिलनाडु, 16 शीतोष्ण वन, ठीक है, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं तमिलनाडु के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त माना गया है? प्रवाह की प्रकृति मौसमी है और मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है। इनका उद्गम स्थल पठार है। वे अच्छी तरह से समायोजित घाटियों के साथ सुनिश्चित मार्ग से बहती है। इसका जवाब होगा बी नंबर। कौन सा सबसे उपयुक्त है? जल ग्रहण क्षेत्र बहुत है, इनका क्या है? बड़ा है, जो हिमालय की नदियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे की समांतर बहती हो और द्वितीय सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो, उस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? ये एनसीईआरटी के डाटा है, तो ये है जालीनुमा, उसे क्या कहते हैं? एक जालनुमा बन जाता है। अगला प्रश्न है, धन्ना किसका शिष्य था? धन्ना किसका शिष्य था? धन्ना था भी रामानंद का शिष्य। किसका? रामानंद का शिष्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना क्या? ये प्रश्न आता ही आता और अब आगामी सीटी में फिर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने चूंप। उसे क्या कहते हैं? चूंप कहते हैं भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कंटेली कांटे जो वन है उष्णकटिबंधीय, तो देख लो उदयपुर, यहाँ पे उष्णकटिबंध है नहीं है, 12 कोटा यहाँ पे नहीं है, तो जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। कुलायत झील राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर है? कुलायत झील है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न है, बबुल, खेर, खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है,
तो ये जो बबूल है, खेर है, खेजड़ी, ये वृक्ष पाए जाते हैं अपने उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा नीम का थाना। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा 99 का। 100 नंबर देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज क्या था? रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों, मुहरों पर उत्कीर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है? एक तो कौन से अभिलेख हैं जो सिक्कों और मुहरों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे? वो होते थे पुरालेखीय। ठीक है, 110 का आंसर हो जाएगा, पुरालेखीय साहित्य कहलाता था। फिर देखिए, लांगुरिया गाना किस लोक देवता या देवी को समर्पित है? तो ये केला देवी। ठीक है, केला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली के अंदर है। कहाँ पे है? करौली के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस स्थान पर है? तो भरतपुर के अंदर है। ठीक है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है ये, तो ये भरतपुर के अंदर है। अगला प्रश्न, कावड़, फड़, पान्ने और मांडना बताना है, मिलान चिन्ह करना है आपको। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 का 4। देखिए, कावड़ लकड़ी की बनी होती है। फिर फड़ की बात करें तो ये कपड़े से बनी होती है। पान्ना, पान्ने की बात करें तो ये पेपर, और मांडना होता है रंग से। तो 1 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 115, निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? जाम्बोजी द्वारा रचित है, जो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है जाम्बोजी। ठीक है, तो 115 नंबर का आंसर होगा अपना विश्नोई धर्म प्रकाश। याद रख लेना ये ग्रंथ, विश्नोई धर्म प्रकाश। उस क्षेत्र को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? राजपुताना नाम किसने दिया था? भी देखो किसने दिया, जॉर्ज थॉमस के द्वारा ये नाम दिया गया था। भी अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? यानी कौन सा ऐसा चैनल है या डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है? निकोबार को अलग करता है, कौन सा ऐसा जो है डिग्री चैनल है? तो वो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ये आपको याद रखना है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। फिर 119 नंबर प्रश्न पॉलिटिकल से संबंधित है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां व कार्य के बारे में बताना है हमें। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य के बारे में देखो, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती है। क्या यह बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, उनके नाम पर की जाती है। वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी, कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते। क्या यह बिल्कुल सही है? फिर ये गलत है। भी वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को नियुक्त करते हैं, ये भी सही है। ये जो है ना बी नंबर, ये गलत है। इसका सी आंसर होगा A, C, D। वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते हैं। तो ये शक्तियां व कार्य इसके अंदर, यानी ये शक्तियां इस राज्यपाल के अंदर नहीं है। बाकी है नियम बना सकते हैं, मंत्रियों को नियुक्त कर सकते हैं, और कार्यकारी जो कार्यवाही है वो औपचारिक रूप से अपने नाम कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? और ये मोस्ट कर लेना, प्रश्न दोबारा आ सकता है। तो ये 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को भी। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? एक प्रश्न पक्का आएगा, रबी की फसल नहीं है। गेहूं है। ठीक है, इसमें सरसों और गेहूं तो है ही। उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पे जो है चावल, जो है खरीफ की फसल है, चावल। ठीक है, चावल, कपास, ये सारी कौन सी है? खरीफ की फसल है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? यानी राजस्थान लोक सेवा यानी आरपीएससी कहाँ पे स्थित है? आरपीएससी सेंटर 141A अजमेर के अंदर है भी। ठीक है, राजस्व विभाग अजमेर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया? अब ये देखो, ये पेपर हुआ था सीईटी का फर्स्ट पारी का, वहाँ पे प्रश्न आया था, और ये फिर यहाँ पे तीसरी शिफ्ट के अंदर फर्स्ट पेपर हुआ तो उसमें वापस रिपीट हो गया। तो ये जितने प्रश्न हैं ये आपको हूबहू वहाँ पे दोबारा देखने को मिलेंगे, बस आपको टिक करना होगा अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो। 74वां संविधान संशोधन यहाँ पे पूछा है शहरी, ग्रामीण नहीं पूछा है, तो नगर पालिका से संबंधित पूछा है। नगर पालिका का उल्लेख है वो 74वें संविधान संशोधन के तहत है, 1992 के तहत, और 12वीं अनुसूची के अंदर है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन के तहत है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज आपसे पूछा जाए 1992। ठीक है, संशोधन बना हुआ है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है, तो ये भी याद रखना, और ये है 11वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायती राज एक
व्यवस्था है किस प्रकार की है? स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अब बताइए 143 नंबर का। तो अभी मैंने बताया ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का उल्लेख इसमें है 73वें संविधान संशोधन के तहत है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, तो ये लिए गए हैं आयरिश संविधान से। ठीक है, आयरिश संविधान से। तो ये आयरिश यानी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से ये, क्योंकि पहले भी प्रश्न आया तो ये दोबारा प्रश्न फिर हो गया रिपीट। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है माही, पेरियार, साबरमती और भरतपुजा। तो इसका आंसर होगा अभी 1 नंबर माही नदी का, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। अगला प्रश्न देखिए, छत्रक सेल, स्थानांतरी रेतीले टीले, पलाया भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये है भी भारतीय मरुस्थल के अंदर ये बनते हैं, पलाया झील बनती है, छत्रक सेल बनते हैं, स्थानांतरी रेतीले टीले बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कंचनजंगा शिखर हिमालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कंचनजंगा ये है अपने दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना है कंचनजंगा शिखर। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऐसे प्रश्न आएंगे लगभग। ठीक है, आगामी प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको इस प्रकार सेम। तो ये ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के अंदर होंगे, 2027 की बात हो रही है। ठीक है, आगामी फीफा महिला विश्व कप, ये आपको याद रखना है। एक आपको बता देता हूँ करंट का, याद रखना है विश्व, पिछली बार पूछा गया था, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026। ठीक है, तो ये हुआ था कहाँ पे? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, अबू धाबी के अंदर। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, ये राजधानी दी हुई है, मिलान करनी है आपको। मॉरिशस है, सेलेसिस है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, इनके बारे में हमें बताना है। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, सेलेसिस की राजधानी है विक्टोरिया, मालदीव की राजधानी है माले, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पे हुआ? दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर। नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? तो नीम का थाना के अंदर गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर है? कांतली नदी पर है, नीम का थाना के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कंबोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की थी? तो वो हो जाएगा बी, यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो रामगढ़ बंड देवरा मंदिर है। ठीक है, इसको कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। आगे देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो रामदेव जी आ जाएगा। ठीक है, तो 22 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, रामदेव जी। अगला प्रश्न है, सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला। तो ये याद रखना है, खंडेला सीकर के अंदर है और ये गोटा उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? गुड़गांव नहर सिंचाई परियोजना से लाभ होता है, तो वो हो जाएगा भरतपुर को। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 26 नंबर, राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? सबसे पुराना, तो वो हो जाएगा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये प्रश्न बार बार आते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत एक तो समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, ये आपको याद रखना है। संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये तैयार की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार की गई थी। तो ये याद रखना है आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की अंतिम रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, और इन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये याद रखना है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था? तो ये तो बड़ा गजब का प्रश्न है, तो ये याद रखना है 29 नंबर का बी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसे अनुच्छेद 300 क के अंदर अभी जोड़ दिया गया है, लेकिन इसे हटा दिया गया है 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार।
भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर, बाकी हिमालय के अंदर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है तो वो हो जाएगा अल्बर्ट हॉल। ठीक है, अल्बर्ट हॉल को। कोलूरू झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलूरू झील, ठीक है, तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर है। अभी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। बाकी मैंने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे उसमें सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं झीलों से संबंधित, नदियों से संबंधित। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है भी, ठीक है, क्रम से जिस प्रकार बने थे। तो इसका आंसर होगा, देखिए, सबसे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद, उसके बाद में श्री रघुकुल तिलक, ठीक है, A और फिर श्री सुखदेव प्रसाद, उसके बाद में डॉक्टर चन्ना रेड्डी। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति किस उद्देश्य से स्टार्ट की गई थी? 44 नंबर का, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के प्राप्त वित्तीय संसाधनों का निवेश करने के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव देने के लिए, उस समय ग्राम पंचायत की कार्यशैली की रिपोर्ट देने के लिए, सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए ये समिति गठित की गई थी। तो डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? भाग 4, ठीक है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तथ्य दिए हुए हैं, ठीक है। राजस्थान मूल्य संवर्धन कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2003 के अंदर। इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है धीरूभाई अंबानी, 50 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना दूरसर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? तो इसमें ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें प्रश्न नंबर 51 का आंसर होगा अपने बी, कोटा ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, बी नंबर, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है राज्य सचिव की नियुक्ति भी। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में। ये देखो वापिस फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो 63 नंबर का अजमेर के अंदर। ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उच्चतम क्षमता होती है। ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। तो कौन सी हो जाएगी? खराई। खराई एक नस्ल है जो समुद्र जल में तैरने की उत्तम क्षमता रखती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67। पंचायती राज को तो अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग है। जिला परिषद ग्रामीण विकास और प्रगति की योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित अधीक्षण शक्ति है। जिला परिषद की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों अर्थात जिला परिषद के एमएलए एमपी द्वारा की जाती है। तो इसमें आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। केवल कथन एक सही है किंतु कथन 2 गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 1 नंबर बिल्कुल कथन सही है। 74 नंबर, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य ये है राजस्थान के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी बोली चूरू झुंझुनू मानगढ़ सूरतगढ़ गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? शेखावटी, ठीक है, शेखावटी बोली। अगला प्रश्न देखिए, अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो उनका कारण है मांड गायिका है भी, अल्लाह जिलाई बाई। विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? 104 नंबर, ये है भाई जयपुर के अंदर विकास अध्ययन संस्थान। इस प्रकार के प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी कहाँ पे स्थित है? 105 नंबर का सी, बीकानेर के अंदर है भी। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अपने जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर।
1903 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों पर चौवरी कर किसने लगाया था? चौवरी कर किसने लगाया था? तो राव कृष्ण सिंह के द्वारा ये चौवरी कर लगाया गया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे भी श्री गुरमुख निहाल सिंह जी, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में बनाए गए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन विख्यात हैं? तो वो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध है? तो कोठारी नदी पर है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन बताना है, गलत कथन बताना है। इसके अंदर मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है, ये भी सही है। बेर, सहजन, करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार उत्तम माने जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे आप आसानी से इसका आंसर डी कर सकते हो। राजस्थान में ताल छपर वन्य जीव अभ्यारण्य है चूरू, यहाँ पे काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर, और ये चूरू जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो आप इसका भी जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हो, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 के अंदर आपको याद रखना है, 40 के अंदर पंचायती राज सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? वो दिया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये याद रखना है। और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है, ये आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य कितने भी? 11 हैं। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपको याद रखना है 51 क के अंदर ये शामिल किए हैं, क या ए के अंदर, तो ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो प्रारूपकर्ता कौन थे जिन्होंने प्रारूप तैयार किया? वो थे एस.एन. मुखर्जी, ये याद रखना है। भारत संविधान के मुख्य प्रारूप आते ही एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास 11 नंबर, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हो, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, खेतड़ी बासियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? तो 15 नंबर का खेतड़ी स्थान कहाँ पे? झुंझुनू में, तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, चित्रशाला कला विथी निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? चित्रशाला है एक कला विथी, क्या है? कला विथी, ये कहाँ पे? कला विथी कहाँ पे है? सी नंबर हो जाएगा, बूंदी के अंदर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा को, यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश द्वारा अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भी तो उस टाइम था लॉर्ड डलहौजी, ये याद रखना है। ब्रिटिश द्वारा अवध का विलय हुआ था उस टाइम पूछा है कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है, यानी आरपीएससी के उल्लेख के बारे में जानकारी देता है? वो है अनुच्छेद 320, याद रख लेना, अनुच्छेद 320। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? कौन सा अनुच्छेद है? वो हो जाएगा अनुच्छेद बी 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। फिर देखिए, पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बी नंबर राजस्थान। ठीक है, पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। अगला प्रश्न है, गिद्दड़ नृत्य का संबंध राजस्थान की किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र से। कहाँ से है? शेखावटी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण उपासना का अनुयायी था? तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, दादू दयाल। कौन था? दादू दयाल। आगे देखिए, मेले हैं और मिलान चिन्ह करना जिलों से। बेणेश्वर का मेला केला देवी, जीण माता, डिग्गी कल्याण जी का। तो बेणेश्वर का मेला लगता है कहाँ पे? केला देवी का करौली में लगता है, और बेणेश्वर का डूंगरपुर में, जीण माता का सीकर में लगता है, और डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर। तो एक का 4 देख लीजिए, एक का 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। एक का 3 है, सॉरी एक का 3 है, तो यहाँ पे ये आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न है हमारे पास,
कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आहड़ सभ्यता हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन चयन करना है। प्राचीन द्वैस्वती व सरस्वती नदी घाटी वर्तमान गंगा नदी ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का प्रमाण नहीं मिलता है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। इसमें असत्य है, बताना है। तो कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन था? जब राणा सांगा की मृत्यु हुई उसके पश्चात मेवाड़ का शासक बना राणा रतन सिंह भी। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? देखिए यहाँ पे रामगढ़ बांध ये बूंदी के अंदर है, चंबल नदी पर नहीं है। तो गांधी सागर बांध ये एमपी में बना हुआ है, चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध है और कोटा बैराज है, एक जवाहर सागर बांध है। ये 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पे। ठीक है, तो ये डी नंबर इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन यानी एम पावर को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो किसकी सहायता से ये किया जा रहा है? IF यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा इसे दिया जा रहा है वो। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2010 के अंदर। अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ये वापस रिपीट हो, ये सेम के सेम जितने क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना, प्रत्येक पेपर में हूबहू मिलेगा। तो संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटा दिया गया था। 94 नंबर का आंसर आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास थोड़ा बड़ा है, अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमें क्या करना है, इसका मिलान करना है। प्रश्न नंबर हमारे पास 110 है। भी 110 नंबर प्रश्न का हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार यहाँ पे देखें तो सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, बी नंबर का आंसर होगा हमारे पास 1, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जरूरी है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करें, सी का हो जाएगा 4, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। अभी कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी। ठीक है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। ठीक है, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, दोबारा रिपीट हो चुका है। राजस्थान गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों व घटनाओं पर प्रकाश डालती है क्या कहलाती है? 132 नंबर का प्रकाश, उसे कहते हैं प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है वो है जालोर की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास मिट्टी से संबंधित। देखिए, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। तो हमें बताना है इसका आंसर भी कौन सा कथन सही होगा। 134 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कि कथन 1 तो सत्य है किंतु 2 कथन गलत है। ठीक है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होते हैं परंतु कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो ये 1 नंबर सही हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हड़ौती प्रदेश के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण साइड में। सालार वन के बारे में असत्य कथन बताना है। सालार वन के बारे में, सालार वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल सही है। सलार वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को सलार वन नाम दिया गया। डोग, कथीरा और धवद सालार वन के प्रमुख वृक्ष हैं। टीक विशेष रूप से सिर्फ सालार वनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है। तो ये डी नंबर इसका आंसर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा उत्पाद पादप नहीं है? इनमें से कौन सा रेशा का उत्पाद पादप नहीं करता है? 139 नंबर का आंसर होगा हमारे पास। तो आसानी से इसका आंसर कर सकते हो, खेजड़ी। खेजड़ी जो है रेशा उत्पाद नहीं प्राप्त करता है। 144 नंबर, निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा चिनाब सबसे सहायक नदी है बड़ी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो कौन सी हो जाएगी? यानी शिवालिक श्रृंखला। अगला प्रश्न, करेवा निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है? तो ये है जाफरान या केसर
फसल के लिए करेवा निर्माण बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? डूंगरपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अभी अपने नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? कौन सा भाग हो जाएगा? अभी बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी इसने पूछा है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? तो वो हो जाएगा बी, उदयपुर नहीं होगा। ठीक है, बाकी झुंझुनू है, जोधपुर है, जैसलमेर है। ठीक है, मरुस्थल पूछा है तो उदयपुर में नहीं है। फिर देखिए, खिलाड़ी हैं दिए गए हैं, मिलान चिन्ह करना है आपको। मन्नू भाकर का संबंध मिथाली राज, पीवी संधू और मेरी कोम। तो यहाँ पे देखिए मन्नू भाकर का संबंध है, किससे है मन्नू भाकर का संबंध? देखिए तो मन्नू भाकर का संबंध है अपने निशानेबाज है मन्नू भाकर, और मिथाली राज है क्रिकेटर। ठीक है, बी का 2। पीवी संधू है बैडमिंटन से, और मेरी कोम है मुक्केबाज से, जिन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है अभी। ठीक है, मेरी कोम नहीं है, मीराबाई चानू ने, गलत हो गया, मीराबाई चानू, याद रखना, मीराबाई चानू ने क्या जीता है? राष्ट्रमंडल खेल के अंदर जो खेल है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। गलत हो जाता है कई बार। तो ये मीराबाई चानू है। ठीक है, तो मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल हुए अभी 2026 के जो ग्लासगो के अंदर, उसमें गोल्ड मेडल जीता। ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग है और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री नहीं करता है। रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना है, कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। अगला, भारत के राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो वो अपनाई गई थी राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर अपनाई गई थी। ठीक है, तो इसका राज्यपाल हो जाएगा इसका आंसर, और 8 नंबर का आंसर होगा सी होगा। मैंने सी बताया था क्या? सी। 1 का 2 यानी मनु भाकर निशानेबाज है, और बी का 1 मिताली क्रिकेट से है, पीवी संधू। सी का 4, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में प्रश्न देखिए, और यहाँ पे सही हमारा प्रायद्वीपीय पठार, 5 नंबर का आंसर हमारा डी सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कहाँ पे आ गया। तो हाँ, राजस्थान हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य की अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा क्षेत्र यहाँ पे बताना है कि हरियाणा राज्य से बिलोंग नहीं करता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर भी, राजस्थान। ठीक है, अभी चर्चा में चल रहा था अरावली। उसके बाद में पून पुनमदा कायल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है भाई अपने केरल के अंदर है भी। ठीक है, केरल के अंदर है पुन्ना मदा कयाल। ठीक है, ये है केरल राज्य के अंदर स्थित है। 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान को औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया था। 44 नंबर प्रश्न है, हमें मिलान करना है। हाड़ौती, कोटा और बारा, ब्रजभाषा मारवाड़ी और शेखावटी। शेखावटी सीकर झुंझुनू आ जाएगा। ब्रजभाषा है भरतपुर करौली, और मारवाड़ी जोधपुर जैसलमेर। 1 का 4 देखते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 1 का 4। ठीक है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। अगला प्रश्न देखिए, फिर मिलान चिन्ह है और मुद्रा दी हुई है, मुद्रा का मिलान करना है। 45 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की मुद्रा बतानी है हमें। ठीक है, तो बांग्लादेश की क्या बतानी है हमें? मुद्रा बता ली। क्वेश्चन नंबर हमारे 45 है अभी। ठीक है, 45 नंबर का देखिए, बांग्लादेश की है टाका। टाका चलता है बांग्लादेश के अंदर, और नेपाल के अंदर चलता है अपने पास रुपया। ठीक है,
और भूटान के अंदर चलता है न्यूग्लेट्रम और म्यांमार के अंदर क्यात। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए का 3, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर टका, बी का 4, नेपाल के अंदर चलता है रुपया, सी भूटान के अंदर न्यूग्लेट्रम और डी 1 हो जाएगा क्यात। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? राजस्थान राज्य योजना जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन होता है अभी राज्य के अंदर? तो इसका आंसर होगा अभी डी, मुख्यमंत्री होगा। और वैसे भारत में देखें योजना ओ का अध्यक्ष कौन होता है भारत के अंदर? तो वो होगा प्रधानमंत्री भी, ठीक है। कौन होगा? पीएम होगा। और राज्य के अंदर सीएम। अगला प्रश्न देखिए, मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है यहाँ पे? तो सी नंबर हो जाएगा रतन, ठीक है। मक्का की उन्नत किस्म। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंदर? तो अनुच्छेद है 153 के अंदर। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। तो बताना है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश। सबसे उपयुक्त कथन, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनकी विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन मिलता है तो वो हो जाएगा बी नंबर रसो ग्रंथ के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, इन संगठनों में से कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे उच्च स्तर पर है? तो सबसे उच्च स्तर पर है जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। फिर उसके बाद में पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत, केंद्रीय पंचायत, फिर पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। आगे देखिए 71 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो ये बड़ों का सम्मान करना ये इसमें नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य है अपने 11 और अनुच्छेद 51 क के अंदर है, ए के अंदर, याद रखना भी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वो हो जाएगा गोविंदराज है भी, ठीक है। कौन है? गोविंदराज। कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है? तो वो हो जाएगा रिको भी। कौन हो जाएगा? रिको। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये है भाई जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर में। नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? ये स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? पिछवाई जो कला है वो संबंधित है अपने नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए 103 नंबर, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया है? माता पिता थे ये अपने सुरक्षित और अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर बिल्कुल ये होगा, ठीक है, 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, हमें मिलान करना है। जैसवंत झील, ठीक है, सांबर झील, डीडवाना, पंचपदरा, ये इंग्लिश के शब्द है लेकिन यहाँ पे जब ट्रांसलेट किया हुआ है तो इस प्रकार आ गया जैसमंड, सांबर, डीडवाना है यहाँ पे। तो सांबर झील है जयपुर के अंदर, डीडवाना नागौर के अंदर, पंचपदरा बाड़मेर के अंदर है, जैसमंद झील उदयपुर के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ए का 3, तो ये आंसर हो जाएगा बी का 4 है ना, ठीक है। सांबर झील जयपुर, ए नंबर आंसर हो जाएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 117 नंबर का आंसर होगा डी। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में भी। कहाँ पे? उत्तराखंड में। आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? जब आपातकाल लग जाता है तब भी वो क्या है? मौलिक अधिकार लागू रहता है। ऐसा कौन सा है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार लागू रहता है। फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है भाई उत्तराखंड हिमालय के अंदर है फूलों की घाटी। अगला प्रश्न, शिमला केवल मनाली से ठंडा है, नैनीताल ऊटी से ठंडा है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है अभी, ठीक है, आगे हम बाद में देखेंगे। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह में बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भाद्रपद के अंदर, ठीक है। कहाँ पे? भाद्रपद महीने में। हिमालय यू वृक्ष टेक्सस वालेसियाना भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो बड़ा गजब का प्रश्न है। ये पाया जाता है भी सिक्किम और उत्तराखंड के अंदर। सिक्किम और
नहीं सॉरी, ये पाया जाता है अपने हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? इंदिरा गांधी तो वो मिलता है जैसलमेर को, ठीक है, जैसलमेर को मिलता है, और अपने मिलता है चूरू को मिलता है, और जोधपुर को मिलता है, 3 जिलों को। फिर अगला प्रश्न देखिए, बालाथल राजस्थान एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक ताम्र पाषाण स्थल है। इसकी खोज वी एन मिश्र ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। कथन 1 और दोनों कथन बिल्कुल सही है। बालाथल सभ्यता है उदयपुर के अंदर, ये भी याद रखना है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में चालू किया गया था? तो इसे चालू किया गया था 1973 के अंदर। लास्ट प्रश्न, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर। तो ये पेपर थे हमारे पास CET 12वीं लेवल के। कितने पेपर थे टोटल? 6 शिफ्ट के, 6 शिफ्ट के पेपर थे। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे, और सबके सब क्वेश्चन किससे पूछे गए थे? NCERT बुकों से पूछे गए हैं। जैसे आप कक्षा 6 से 12वीं तक की RBSC बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लें, ठीक है, RBSC बुक है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, और जो राजस्थान अध्ययन की है CET एग्ज़ाम 12वीं लेवल के जो नए छात्र हैं उनके लिए, और जो भूगोल के लिए 11वीं 12वीं की और 9वीं की 11वीं की 12वीं की बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लो, वो आपको अच्छी तरीके से लगभग वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैथ और रीजनिंग और आपको कंप्लीट करनी है, डेली करनी है। बाकी करंट आपको प्रताप क्लासेस पर मिल जाएगा इंडिया का। डेली आप टेस्ट सीरीज ले लो, CET की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, वो ले लो और अच्छे तरीके से टेस्ट करो। क्योंकि दोनों मैं बात करूँ करंट के प्रश्न कितने आने वाले हैं, तो 15 प्रश्न आएंगे भी करंट के। कितने? करंट के, जिसमें आपके राजस्थान के होंगे, प्लस में होंगे राष्ट्रीय यानी भारत की करंट। तो ये मिल जाएगा आपको नानक क्लासेस के ऊपर, और ये मिल जाएगा आपको प्रताप क्लासेस के ऊपर। दोनों चैनल एक ही टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं और बता देता हूँ प्रताप क्लासेस। तो देखो, स्पेशल CET 12वीं लेवल पर जो है टेस्ट है, मॉडल टेस्ट मिल जाएंगे, ये आप ज्वाइन करो, अच्छी तरीके से अध्ययन करो। प्रत्येक टेस्ट के अंदर 120 प्रश्न है, 240 अंक के, और प्रत्येक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन डाले हैं। SI जो री एग्जाम के साथ ही तैयारी करें उनके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान मिलेगा। RS प्री के लिए टेस्ट सीरीज है करंट की। PTE और सेकंड ग्रेड के लिए भारत विश्व भूगोल का स्पेशल क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट हैं। और संपूर्ण विज्ञान आप साइंस की भी लेना चाहते हैं तो रसायन भौतिक और जीव विज्ञान की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और सभी टेस्ट सीरीज आपको मात्र 50 रुपये में मिलेंगी, ज़्यादा महंगी नहीं है, हमारा प्राइस इतना रहता है 50 रुपये। और CET के लिए भी स्पेशल प्रताप क्लासेस पर आपको करंट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैं टेलीग्राम है, ये PDF इसके क्वेश्चन आंसर लगाकर मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और जो ये टेस्ट सीरीज है CET की, इसके अंदर ये पूरी की पूरी PDF मैं डाल दूंगा, ताकि आप आसानी से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को देखें, अध्ययन करें, रिवीजन करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।